बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अदालती जायज़ा के लिए और उसे कलअदम करार दिलवाने के लिए जो दी गई दरखास्तें हैं, उनकी समाअत के लिए लार्जर बेंच 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। इस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं, किन जजों को शामिल नहीं किया गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सब कुछ खुल गया है। और दूसरी तरफ रात गए तक हुकूमत के सलाह मशवरे अजलास जारी रहे। वहाँ क्या बातें हुई और क्या, ये बहुत ख़तरनाक सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़तरे में डाल दिया गया है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है ये ख़तरे में है? और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चैम्बर में बुला लिया है जनाब, इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो पैसे पूसे देने थे और जो सिक्योरिटी वगैरह फराहम करनी थी, वो मुतलका काम को अपने चैम्बर में बुला लिए। ये किस हद तक आईनी है और किस हद तक जो सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है उनके मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है? क्या यहाँ भी कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है? और फिर एक बड़ा आज पूरा दिन चलता है इद्दत वाला मामला। इमरान खान ने इद्दत पूरी हुई नहीं थी अभी बुशरा बेगम की, कि उनके साथ निकाह कर लिया था, और उनके निकाह खां का बयान हल्फी सामने आया है अदालत में जो उन्होंने दिया है। इस पे बड़ी बातें हो रही हैं। इसको कुछ लोग बहुत हल्का ले रहे हैं। ये हल्का केस नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है और इमरान खान के लिए आगे जाके उनके गले का फंदा बन सकता है, उनके गले की हड्डी बन सकता है, उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। ये क्या मसाइल हो सकते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले वो इलेक्शन फंड्स वाला केस जिसका मैंने जिक्र किया अभी, कि चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म जारी कर दिया है कि चैम्बर में जनाब पेश हो जाएं 14 अप्रैल को। अटॉर्नी जनरल साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब, सेक्रेटरी खजाना साहब, मुतलका रिकॉर्ड भी ले आए जनाब, पैसों पोसों का जो भी है, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ से लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब जो अदालती हुकूमतुल्ली है कि जो हमने 3 जजों ने फैसला दिया था, वो तो कहते हैं ना हमारा यही फैसला, हुकूमत मान नहीं रही। हुकूमत कह रही है फैसला ही कोई नहीं। जो पहला फैसला था सो मोटो वाला पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने का, वो कहते हैं वो 4-3 से मुस्तरद हो गया था सो मोटो, और वो दरखास्तें वगैरह। तो ये जो 3 जजों का फैसला है जो 4 अप्रैल को उन्होंने जारी किया था कि जनाब फंड्स वगैरह दें 10 अप्रैल तक, उसमें मुनीब अख्तर साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे बंदयाल साहब के साथ, तो वो नहीं मिले फंड शंड। वो मामला आपको पता ही है, फिर वो लंबी डिटेल हो जाएगी कि वो पार्लियामेंट में गया, फिर करारदादें हुई, फिर बिल बन गया, बिल अब कमेटी में गया हुआ है। उन्होंने कहा जनाब जो हमने हुक्म दिया था उससे रूगर्दानी जो की गई है उसके नताइज जो हैं वो कानूनी नताइज जो भी निकल सकते हैं, तो इन्हें अदालत वगैरह वो वाजे हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि जो फंड्स की फरहमी है ना, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। हमारी मंशा ये है कि बस किसी तरीके से पैसे मिल जाएं और पंजाब में इलेक्शन हो जाएं। और पंजाब में इलेक्शन मैंने बताया था कि क्यों पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। जो पंजाब ले जाए वो वफाक भी ले जाता है, और इनका ख्याल ये है कि इस वक्त लोहा बड़ा गर्म है और इमरान खान जब चोट लगाएंगे तो पंजाब उनकी झोली में गिर पड़ेगा, और अगर पंजाब उनकी झोली में गिर पड़ा तो फिर वफाक भी जब जब इलेक्शन होंगे तो उनकी झोली में गिर पड़ेगा। अच्छा, अब चैम्बर में बुलाया है जज साहब ने। जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि किसी केस को एक जज नहीं सुन सकता, वो सिर्फ ऑब्जेक्शन केस जो है उनको सुन सकता है। कम से कम 2 जज किसी मुकदमे को सुनते हैं। तो बहरहाल ये अगर चीफ साहब अकेले सुन रहे, फिर चैम्बर में क्यों, ये इन कैमरा प्रोसीडिंग क्यों? इसको ओपन कोर्ट में सुनना चाहिए जो भी मामला हो। ये तो फिर पंचायत लगाना या डराना धमकाना, सामने बिठा के कुछ धमकियाँ, कुछ नताइज बताना कि जनाब इन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, आप ये कर दें और ये कह दें, फिर मामला ओपन कोर्ट में ले जाएं और हुकूमत के जिन लोगों को पकड़ना हो इनके बयानात की रोशनी में उनका तयन कर लिया जाए। इस तरह की जैसे प्लानिंग नहीं होती, ये साकिब निसार साहब के दौर से ऐसे चला आ रहा है। बल्कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी ऐसे, उनकी जो प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार था वो भी ऐसे था, सामने खड़े करके जनाब ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, अब बताएं आप क्या करेंगे। यानी
जो कानूनी रास्ता है वो नहीं इख्तियार करना, उनको डरा धमका के सामने खड़े हैं काम को कोई ना कोई उनके मुंह से निकलवा लेना, यकीन दहानी ले लेनी, पंचायती टाइप। ये इन्होंने जो सेनेट इलेक्शन वाला मामला था उसमें आपने देखा ही था कैसे एजाज अली हसन साहब इलेक्शन कमीशन के मुंह में डाल रहे थे और मजबूर कर रहे थे वो कोई यकीन दहानी करवा दे, ओपन बैल्टिंग वाली और खुफिया बैल्टिंग वाला जो इशू था, तो वो नहीं माने थे। तो इस तरह का ये मामला है। और अगर ये अकेले सुनते हैं तो फिर भी रूल्स के मुनाफी है, अगर पूरा बेंच ही सुनता है, मुनीब अख्तर साहब और एजाज अली हसन साहब भी चैम्बर में बैठ जाते हैं, तो फिर इन कैमरा क्यों, इन लोगों को क्यों ना पता चले अंदर जनाब क्या हो रहा है? इन कैमरा प्रोसीडिंग क्यों? इन कैमरा प्रोसीडिंग तो उस वक्त होती है जब दाल में कुछ काला होता है, जब बहुत कोई खुफिया रखने वाली बात होती है। जब सेक्रेटरी दिफा साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे थे ओपन कोर्ट में, जनाब मैं इन कैमरा कुछ ब्रीफिंग देना चाह रहा हूं, नहीं जी वो आप रिपोर्ट दे दें। फिर उन उस वक्त इन कैमरा नहीं किया, अब कह रहे हैं जनाब हमने इन कैमरा करना है। अब दूसरा जो मामला है ना, इसमें कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद वाला जो मामला है ना, जो उन्होंने बयान अल्फी दिया है कि इमरान खान की इद्दत वाला जो मामला है, लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। पहले भी इमरान खान की इद्दत के मामले पे मैं विलाग कर चुका हूँ और मैंने अदालती फैसलों के हवाले दिए थे कि अगर इद्दत के दौरान निकाह कर लिया जाता है, अभी इद्दत की जो मियाद है वो पूरी नहीं हुई और औरत से निकाह कर लिया जाता है, तो फिर वो निकाह फासद होता है, यानी वो उसमें गंद पड़ गया होता है, लेकिन वो नाजायज़ नहीं होता। और ना ही इस बुनियाद पे कि मियाँ बीवी ने इज़दवाजी तल्कात कायम कर लिए हैं तो उनके खिलाफ कोई हदूद लाज के तहत कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, तो वो अदालतें कहती हैं नहीं वो नहीं बनता। लेकिन ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस्तगासा है, प्राइवेट कंप्लेंट का मतलब यही होता है कि मुकदमा थाने में दर्ज करने के बजाय डायरेक्ट अदालत में प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। ये कारी हनीफ साहब हैं जिन्होंने ये मुकदमा फाइल किया। उन्होंने वो बात नहीं की जो अदालती फैसले मैंने जिक्र किया था ना कि अदालतें कहते ये मुकदमा नहीं बनता, तो उन्होंने कुछ और लेके गए हैं। वो जो लेके गए हैं ना, वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 को लेके गए हैं अदालत में, उसके तहत कार्रवाई चाहते हैं। वो दफ़ा ये कहती है कि अगर बंदे को पता है कि मेरा निकाह दुरुस्त नहीं है या कोई धोखाधही है, धोखाधही से शादी की तकरीब का इनेकाद कि जनाब शादी हो रही है, हालांकि वो निकाह जायज़ नहीं होता, तो वो उस पे वो कहती है जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने उस वक्त जब पहला इनका निकाह हुआ है उस वक्त तो निकाह था ही नहीं वो, तो ये इन्होंने शादी की तकरीब का जो इनेकाद किया तो वो गलत है। उस पर पता है कितनी सज़ा है? 7 साल कैद की सज़ा है। और जो मुफ्ती सईद साहब हैं उन्होंने जो बयान अल्फी दिया है वो देख लें आप। उन्होंने ये कहा जनाब, वो कहते हैं कि कारी मोहम्मद हनीफ साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं वो मेरे जानने वाले हैं, यानी दोस्त हैं उनके एक तरह से। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो है इनके बारे में भी बड़ी अजीबोगरीब दास्तानें इनसे मनसूब हैं। ये मोहरे के तौर पे भी कुछ लोग कहते हैं जनाब काम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी हैं, कुछ संगीन किस्म के इल्ज़ामात पे इन पे लगाए जाते रहे हैं, हुकूमतें गिराने बनाने में, कोई बगावतों शिकावतों के मामले में, कोई यारियाँ दोस्तियाँ इनकी। ये मुफ्ती मोहम्मद साहिब अगर यार ये इतने ही ख़तरनाक आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, तो इमरान खान ने इनको अपनी कोर कमेटी में क्यों शामिल किया हुआ था? इसलिए किया हुआ था कि इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी उस वक्त लोग थे सारे ही इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे करके दिए हुए थे, तो उनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी थे। अब जब 5 साल तक खामोश क्यों रहे, 5 साल तक खामोश क्यों रहे? वो कब खामोश रहे हैं 5 साल तक जनाब? ये बात तो शुरू में ही आ गई थी मैदान में, मार्केट में, कि जनाब वो इद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी और निकाह कर लिया इमरान खान ने। जो अब बातें की हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जनाब कारी मोहम्मद हनीफ जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो जिन्होंने इस्तगासा दायर की है, वो 26 मार्च को चौथे रमज़ान में इसी साल वो मेरे पास आते हैं और मुझसे वकूआ पूछते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि क्या क्या हुआ। अपने बयान अल्फी में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहते हैं
کہ میں कोर कमेटी का मेंबर रहा हूँ पीटीआई की। मुझे खान साहब कहते हैं कि जनाब लाहौर चलना है, वहाँ एक निकाह करना है बुशरा बेगम के साथ। लाहौर डिफेंस में वो कहते हैं हम चले गए। वहाँ जो लोग थे दोनों अजीज़ व अकारब, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब तलाक शलाक का मामला, इद्दत शिद्दत पूरी हो गई है, निकाह की शराइत पूरी हैं? तो उनका जी बिल्कुल ओके, पूरी हैं। तो जनाब मैंने निकाह पढ़ा दिया 1 जनवरी 2018 को। और फिर वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने फरवरी में मुझे फिर फ़ोन किया कि यार वो ना तलाक तो हुई थी नवंबर 2017 में, वो निकाह हमने गलत पढ़ा ली है, तो ये तो अब फरवरी में इद्दत उनकी पूरी हो रही है। तो मैंने पूछा कि जनाब फिर आपने इतनी जल्दी क्या थी? फिर वो कहते बनी गाला में रहने लग गए थे मियाँ बीवी के तौर पे दोनों। और फिर वो कहते हैं जनाब उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा आए बनी गाला में। वो कहते हैं फरवरी में फिर दोबारा निकाह हुआ उनका। वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि जनाब वो पेशगोई कोई थी ऐसी कि 2018 के पहले दिन मैं बुशरा बेगम से शादी करूंगा तो फिर मैं पीएम बन जाऊंगा। ये मामला है, यानी कि ये इनकी इद्दत पूरी होने से पहले ही इन्होंने पहला निकाह किया और फिर शादी की तकरीब मुनक्कद की बकौल उनके, और शादी की तकरीब मुनक्कद की ऐसे निकाह पे जो निकाह फासद है। तो फिर 496 जो ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा है उसका इतलाक़ वो कहते हैं इस पे होता है। और यहाँ तक ये बात है कि जनाब कारी साहब इतने साल खामोश क्यों रहे? खामोश नहीं रहे थे, उस वक्त ही चीज़ें बाहर आ गई थी। 27 सितंबर 2018 का एक इंटरव्यू है खतून अव्वल, साबका खतून अव्वल बुशरा बेगम का। यही उनसे सवाल किया, इद्दत वाला मामला उनके सामने रखा गया था, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था ये ज़रा देख लीजिए। कि मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। वो 5 साल खामोश रहे या 10 साल खामोश रहे, जब भी इस्तिगासा तो कारी हनीफ ने किया है, वो तो गवाह के तौर पे आए, हाँ जनाब जो ये सही बात है ऐसे हुआ था। ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तिगासा है ना, फौजदारी कार्रवाई 496 सजा वाला, 7 साल तक सजा हो सकती है, इसको एक साइड पे रख दें। ये अगर साबित शुदा बात है, दस्तावेजात से साबित हो जाती है, गवाहियां जाती हैं, तो इमरान खान आइन के आर्टिकल 62(1)D और 1E दोनों के तहत नाअहल हो जाते हैं, वो असेंबली का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अब 62(1)D आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो ये कहता है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है, जो उम्मीदवार है या जो रुकन है असेंबली का, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे किरदार का हामिल हो और उसकी कोई अमूमी शोहरत ऐसी ना हो कि वो इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। ये वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। और दूसरा जो ई है 62(1)E, वो ये कहता है कि उसके इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म होना चाहिए, इल्म रखता हो वो इस्लामी तालीमात का, और जो लाजमी फ़राइज़ हैं वो अंजाम देता हो और गुनाह कबीरा से बचने वाला हो। ये 2 आर्टिकल्स हैं जिनकी ज़द में बराह रास्त इमरान खान साहब आते हैं कि जनाब मौलवी ये कह रहे हैं, मुफ्ती ये कह रहे हैं, और इद्दत वाला, वो हंसी मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है मज़हब के हवाले से भी और हमारे आइन के हवाले से भी। आप आते हैं जनाब उन दरखास्तों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसको कलअदम किया जनाब। 3 दरखास्तें हैं, राजा आमर खान साहब हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हैं उसमें, और शाफे मुनीर साहब भी हैं, और ख्वाजा तारक अहमद रहीम साहब जो हैं वो वकील हैं, अदर सदीक साहब वकील हैं, और बेंच बन गया है जनाब 8 रुकनी। 8 रुकनी बेंच की जनाब सरबराही खुद करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाज अल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब और शाहद वहीद साहब। ये जनाब जो भी जजेस है, एजाज अल एहसन साहब के बाद जो 6 जजेस हैं वो सारे वो हैं जूनियर जजेस थे हाई कोर्ट्स में, जिनको नीचे से ऊपर लाया गया। और हसन अजहर रिजवी और शाहद वहीद की तरफ से रौला भी पड़ गया था पहली दफ़ा, दोबारा फिर हुकूमत के साथ पता नहीं क्या इन्होंने अट्टी सट्टी लगाई और फिर दोबारा अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून जो हैं वो बैठ गए
اور یہ پھر پہنچ گئے سپریم کورٹ میں. ان میں سے 6 ججز تو وہ ہیں جنہوں نے قاضی صاحب کا وہ جو حافظ قرآن کو نمبر دینے والا نوٹس تھا وہ ختم کیا تھا، اور باقی جو شاہد وحید صاحب ہیں وہ انہوں نے ڈسینڈنگ نوٹ دیا تھا جو امین الدین خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا جناب 184 سب آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہ کی جائے. اور بندیال صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے، اپنے ایک ویلاگ میں پچھلے دنوں ابھی حال ہی میں نے پوری لسٹ دکھائی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ 8 ججز جو ہیں وہ ہم خیال ہیں اور وہ یہی ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل ہیں، اور باقی جو 7 ہیں 15 ٹوٹل ہیں وہ انڈیپینڈنٹ انہیں کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں. اور یہ جناب ایک تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کی کمی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو اختیارات جو ہیں یہ کم ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے. اب چیف جسٹس صاحب کا اپنا اس میں معاملہ مفاد وابستہ ہے اگر ان کا اس میں کہ ان کی چدراہٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، وہ ایک کمیٹی کے پاس جا رہا ہے معاملہ، تو پھر یہ اس بینچ میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ تو اس بینچ میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ جگہ اگر جج کا اپنا مفاد وابستہ ہو وہ تو قطعاً نہیں بیٹھ سکتا، اگر دوستوں رشتہ داروں کا مفاد بھی وابستہ ہو پھر بھی نہیں بیٹھ سکتا. اور وہ کہتے ہیں جناب وہ بیٹھ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون ابھی بنا نہیں ہے، ابھی بل ہے، تو بل یہ صرف دیتے قانون کو کہ اس کا نفاذ درست ہے، آئین کے مطابق ہے، آئین سے متصادم تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی شروع کر لی ہے. اب یہ موقف یہ اختیار کریں گے کہ جناب وہ دوبارہ چلے گیا بل اور 10 دن بعد منظور ہو ہی جانا ہے، اس لیے اس کو ہم قانون کے طور پہ ہی ٹریٹ کر رہے ہیں. اور کیونکہ اگر یہ قانون بن جائے پھر تو یہ بینچ نہیں نہ بنا سکتے تھے، پھر تو کسی ہائی کورٹ سے سٹے آتا، پھر یہ بینچ بناتے، پھر یہ اسی طرح 8 رکنی بینچ بنا کے اپنا جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا. یہ تو واضح ہے نا، یہ فیصلہ کیا آنا ہے، یہ تو سامنے آ گئی ہے چیز. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو 191 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپنے رولز بنائے گی، وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے تابع قواعد و ضوابط وضع کرے گی. یہ قانون ہی بنایا، اس میں کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو جناب ہسپا بل سے جوڑ رہے ہیں. اور بھائی میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ہسپا بل جو ہے 186 کے تحت جو ان کی مشاورتی جوریڈکشن ہے اس کے تحت بھیجا گیا تھا صدر کی طرف سے. یہ تو صدر نے بھیجا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے خود درخواستیں آئی ہیں. اگر کوئی عام معاملہ ہوتا، کسی اور شہری کا معاملہ ہوتا تو انہوں نے کہا جناب یہ قبل از وقت ہے، لیکن اپنا معاملہ ہے ان کا جناب لگاؤ جی لاؤ. اور جو 191 ہے اس میں تو کوئی کسی قسم کا بہام ہے ہی نہیں کہ وہ آئین سے متصادم نہیں ہے، کوئی اختیارات کم نہیں کیے جا رہے. سپریم کورٹ تو مطلب ہے چیف جسٹس اور برادر ججز اور ججز. تو 191 کے تحت صرف یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی ہوگی جو 3 رکنی چیف جسٹس کی سربراہی میں کام کرے گی، جو بینچ وغیرہ تشکیل دے گی. 184 سب آرٹیکل 3 جو ہے اس کا جو اس کے مقدمات ہوں گے ریجنل لکھنے والے ان کا فیصلہ کرے گی کہ جناب یہ ان قابل سماعت ہے معاملہ یا نہیں ہے. تو اس میں کون سا اختیار کم ہوا ہے؟ صرف چیف جسٹس صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اختیار ہے وہی سپریم کورٹ ہے تو وہ تو پھر غلط ہے نا. 191 میں واضح طور پہ لکھا ہو کہ آئین اور قانون کے تابع قواعد و ضوابط وضع کرے گی اپنے معاملات چلانے کے لیے سپریم کورٹ. اب قانون آ گیا، اس کے مطابق چلے. جو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ تکلیف ہے نا وہ چلو بینچوں والی بات تو ہے، بینچوں والا بھی یہ ہے کہ اگر ہم خیال جج نہیں ہوں گے تو ان کی فیور میں فیصلے آنے کے امکانات کم ہوں گے پی ٹی آئی کے. اب جو اپیل کا حق مل رہا ہے اس ایکٹ کے تحت جو ابھی بل کی شکل میں ہے، ابھی صدر نے منظوری دینی ہے، اس میں عمران خان کو 2 نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ اپیل کرے گا نواز شریف، ہو سکتا ہے اس کی اپیل منظور ہو جائے. اگر 5 سینئر ججوں پر مشتمل بینچ بنتا ہے تو چانسز موجود ہیں کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو حنیف عباسی والی درخواست تھی نا عمران خان کی نہلی والی، اس میں بہت جان ہے. یہ چند دن پہلے اکرم شیخ صاحب جو اس میں وکیل تھے ان کا مجھے فون آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ بہت، اگر میں آپ کو بھیجوں گا، انہوں نے کہا
وہ متعلقہ دستاویزات، تو وہ بڑا پکا کیس تھا، اس میں بنی گالا والا، منی لانڈرنگ والا، وہ ان کی آف شور کمپنی والا، فارن فنڈنگ والا، وہ کہتے ہیں اس میں تو بڑے پکے شواہد ہیں کہ عمران خان بچ ہی نہیں سکتا. تو وہ حنیف عباسی کے پاس بھی یہ اختیار ہو جائے گا کہ عمران خان کے خلاف وہ درخواست اپیل فائل کرے. تو بہرحال اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین کا آرٹیکل جو 188 ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی کا اختیار ہے، لیکن وہ اختیار کو استعمال کیسے کرے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مجلس شورا لکھا ہوا اسپیشل، کہ مجلس شورا کے بنائے گئے کسی قانون اور سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط کے تابع رہ کے وہ نظر ثانی کرے گی. اب اگر انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ نظر ثانی کا اختیار جو ہے یہ اپیل کی شکل میں، جو پہلے قواعد ہیں کہ بڑا محدود سا سکوپ ہے، تو وہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا اپیل کی طرح اس کو سن لیں، نظر ثانی کر لیں اپنے فیصلوں پہ. تو یہ اس میں کیا قباحت ہے؟ اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے اس کا رگڑا نکالنا ہی نکالنا ہے. اور دوسری طرف جو لوگ رہ گئے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور سردار طارق مسعود صاحب ہیں، ان کو تو بینچوں میں بٹھاتے نہیں دونوں کو، اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، یا فریدی صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں اور عطر منیلا صاحب ہیں. ان کو کہا جی سائٹ دے جو اسی 8 ہے گئے، اسی 8 ہی سپریم کورٹ ہیں، تسی نہیں. اچھا اب یہ جو ہو رہا ہے کیا کریں گے؟ زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کھڑدم کر دیں گے، یہی ہو سکتا ہے نا. اور وہ اگر یہ تلے ہوئے ہیں کلدم کرنے پہ تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ یہ ایک فکرہ لکھ دینا کہ جناب یہ جو ہے یہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہے، عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش ہے، عدلیہ کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے. وہ بعد میں طویلیں ڈھونڈتے رہیں، دلیلیں دیتے رہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہو اس کے ساتھ. تو دوسری طرف جو حکومت ہے دونوں معاملات پہ، ایک جو چیمبر میں بلایا ہے متعلقہ کام کو الیکشن والے حوالے سے، اور ایک یہ والا معاملہ، اس پہ غور ہوتا رہا ہے. اور یہ پیچھے ہٹنے کے لیے حکومت تیار نہیں. جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں. اگر یہ اس کو کچھ قانون کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، پھنکی کرتے ہیں، معاملہ پھر پارلیمنٹ میں جائے گا. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، ساری باتیں. اب اس میٹنگ میں موجود ایک اعلیٰ شخصیت سے میری بات ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ کا وجود خطرے میں ڈال دی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وجود خطرے میں کیسے ڈال دیے؟ سپریم کورٹ سے مراد ہے چیف جسٹس اور ججز، باقی ججز تو ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس نہ ہوں تو سپریم کورٹ نہیں ہوتی. یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ ایک منٹ کے لیے بھی سپریم کورٹ جو ہے اس کا چیف جسٹس کا عہدہ خالی نہیں ہوتا. سجاد علی شاہ کا پھڈا اسی بات پہ ظاہر ہوا تھا، سامنے آیا تھا جب وہ عمرے میں چلے گئے تھے اور پیچھے کا مقام چیف جسٹس کا تقرر نہیں کیا گیا. تو بھائی مجھے تو اس فکرے سے یہ لگ رہا ہے کہ کم کوئی وڈا ہی پہنے والا یہ نہیں ہوگا بس کہ جناب چپ کر کے سیلنٹ کے جو یہ سپریم کورٹ والے جو کرنا چاہیں یہ کرتے رہیں اور وہ جناب اوکے اوکے ہوتا رہے گا. یہ اوکے اوکے والا معاملہ اس وقت جو ہے یہ گزر گیا ہوا ہے. اور اگر وہ وجود والی بات ہے تو پھر وجود تو اسی صورت میں خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پہ نہ ہوں، اور پھر میں بھی ایکٹنگ کے لیے یا قائم مقام چیف جسٹس کے لیے کوئی صدر صاحب بیچ میں ڈچ ڈال دیں اور پھر 2-4 دن کا جو گیپ آ جائے. اس طرح کے یہ میری سوچ ہے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں نا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ انہوں نے بھی انتہا تک جانے کا سوچا ہوا ہے، حکومت نے، اتحادیوں نے. اور پھر اس کو پارلیمنٹ، اس معاملے میں پارلیمنٹ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، حکومت اپنے اختیارات کیسے استعمال کرے گی. اور پھر یہ جو 8 ججز ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے کیا کرنے والے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.